वेलकम टू फैंटास्टिक चैनल गाइस। सो लास्ट टाइम देयर हैज़ बीन अ हाइएटस, थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी। लास्ट टाइम हम डॉट नेट की एक टू डू एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे, तो तसीफ आप आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी को डिस्कस करेंगे, जिसमें अ, हम उस टू डू ऐप को कंप्लीट करेंगे। डॉट नेट के अंदर आप एक सिंपल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, उसका मॉडल क्या था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, वो हमने पहली वीडियो में किसी हद तक डिस्कस कर लिया था। तो आज उसको वाइंड अप करेंगे, रैप अप करेंगे। तो सीफ, सो ओवर टू यू तो सीफ। थैंक यू फहद। अ, अच्छा, ये मैं इसको स्क्रीन शेयर किया। ओके। लास्ट टाइम एक बड़ा वियर्ड किस्म का एरर था, वो जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन चल नहीं रही थी। ठीक है, वो एरर तो अभी फिक्स हो गया है। और जो एप्लीकेशन थी हमारी, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये एप्लीकेशन है। हम्म। ठीक है, इसमें आई एम नॉट श्योर कि हमने कोई एंट्री की थी उसके अंदर कि नहीं। मुझे याद नहीं है, बहरहाल ये एक एंट्री इसके अंदर है। तो आप, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि हमने एक डॉट नेट कोर की एक एमवीसी एप्लीकेशन बनाई थी। उस एप्लीकेशन के अंदर जो हमने काम किया था, उप्स, वो ये था कि हमने ये ऐप बनाई, टू डू लिस्ट। और इसके अंदर हमने एक मॉडल क्रिएट किया, टू डू लिस्ट मॉडल। कंट्रोलर है हमारा। और हमने इसके होम के इसके अंदर, टू डू लिस्ट के अंदर हमने ये चार व्यूज ऑटोमेटिकली बने। हमने किया ये कि हमने डाउनलोड किया था इसके ऊपर एंटिटी फ्रेमवर्क का न्यूगेट पैकेज हमने डाउनलोड इसके ऊपर किया था, उसको इंस्टॉल किया। तो उसने फिर क्या किया, उसने हमारे लिए एक सेटअप क्रिएट कर दिया। हमने उसको डेटाबेस दी कि हमारा ये डेटा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेटा का फोल्डर है ये। ठीक है, हमने इसको ये मॉडल बताया, यही हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल था। तो उसने, यानी जो जो हमारा एक डिस्कशन का पॉइंट था वो ये था कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट जो है वो एक डेवलपर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जिसके हम्म। अंदर वो डेवलपर को काफ़ी इनबिल्ट चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। ये मेन पर्पस था इस सारी डिबेट का कि, और एक चैलेंज आया था कि जी आप टू डू एप्लीकेशन करें छोटी सी और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। बिल्कुल। अब एक बेसिक डीएमएल ऑपरेशन वाली जो जो एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको ऐड, रिमूव, डिलीट, आई मीन एडिट, अपडेट, जो आपको करना है आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं, उसको उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन बनाई थी। इसमें जो हमारा जो अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट हमें मिला वो ये एक पेज है। अब ये देखें कि ये अपने आप में पूरी एक एप्लीकेशन है। अगर मुझे नई एंट्री करनी है तो मैं नई एंट्री इस फॉर्म से जाके नई एंट्री कर सकता हूँ। क्रिएट कर सकते हैं एक नई। ठीक है, एक नई टास्क क्रिएट कर सकता हूँ। टेस्ट टू कंप्लीट, अभी तो कोई नहीं है। तो इसमें 4/07/2025 टाइम तक की भी एंट्री आप दे सकते हैं। ये देखें कि मैं से कहता हूँ 8 AM। ठीक है, और 7। इसी तरह स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस है, और कंप्लीशन डेट अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास टास्क क्रिएट हो गया। ठीक है, हम्म। अब इसको मैं रिमूव करना चाहूँ रिमूव कर सकता हूँ, इसको एडिट करना चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। इसमें अभी हमने वो चेक बॉक्सेस नहीं लगाए कि जैसे मैं फर्स्ट करें कि मैं कहता हूँ ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये लेवल्स आर वैसा इन कुछ। प्लेस, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें जाके आप कंप्लीशन की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बात ये है, अगेन आई वुड कम बैक टू माय मेन पॉइंट कि डॉट नेट एज अ फ्रेमवर्क, विजुअल स्टूडियो एज एन आईडीई, ये आपको बहुत सी फैसिलिटीज दे देता है कि जो आपको ये इस परेशानी से दूर कर देती है कि ये काम मुझे कैसे करना है। हम्म। आप फोकस करते हो अपने बिजनेस के ऊपर, बिजनेस प्रोसेस के ऊपर कि उसको प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
तो ये इस पूरा जो एक्सरसाइज हमने की उसका एक पूरा नटशेल था। इसमें एक चीज जो उसमें रह गई थी लास्ट टाइम वो ये थी कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक दफा रिव्यू कर लिया जाए, कि इसमें जब हम इस टाइप की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसमें जो मेन चीज है हमारी वो ये आती है कि ये डब्ल्यू रूट जो कि डिफरेंट है पुरानी वी स्टूडियो से, या ए एस पी क्लास जो हमारी ए एस पी डॉट नेट है कोर से पहले, जिसमें वेब फॉर्म से या एमवीसी भी था, तो उसमें ये वाला फोल्डर नहीं आता था जिसके अंदर हमारी तमाम जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद कंट्रोलर है। सबको पता है कंट्रोलर क्या चीज़ है। ये बेसिकली ये क्या है, ये इनपुट रिसीव करके मॉडल में प्रोसेस करेगा और व्यू लोड कर देगा। हम्म। ठीक है। और डेटा का फोल्डर हमने खुद बनाया था जिसके अंदर हमने अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट या हमारा जो एंटिटी फ्रेमवर्क का हम्म। जो कोड है वो इसके अंदर है। मॉडल जाहिर है जो हमारी क्लास है जो डेटाबेस के अंदर हमने मिमिक वही किया जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर था। हम्म। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, मींस के जो डेटाबेस में है वो तो है ही, उसके अलावा भी आप अपने यहाँ पे मॉडल्स बना सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है, कंट्रोलर से तो समझ आ गया कि रिक्वेस्ट मैपिंग होती है, मॉडल से समझ आ गई कि रिक्वेस्ट मैपिंग किस डेटा से मुतलिक होती। ये डेटा का फोल्डर क्या कर रहा है? व्यू भी समझ आती कि व्यू में आपका यूजर इंटरफेस। डेटा हमने खुद बनाया। डेटा उसने नहीं, फ्रेमवर्क ने या जो हमारा प्रोजेक्ट टाइप थी उसने नहीं दिया था। डेटा मैंने खुद बनाया था लास्ट टाइम। ये क्या जिस मतलब? जिसके नहीं, डेटा जो है ये हमें इसके अंदर जो प्रोवाइड कर रहा है वो एंटिटी फ्रेमवर्क की कर रहा है फंक्शनैलिटी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अभी जो मेरा ख्याल है ये खोला भी हुआ है ये सारा। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखे ना कि जब हमने एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया था तो हमने उसमें अपनी डेटाबेस का बताया था कि मेरी डेटाबेस कहाँ पे है। ठीक है। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी ऐप कॉन्फ़िग के अंदर चली गई, जो ऐप सेटिंग्स में कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। उस कनेक्शन स्ट्रिंग की बेस पे ये और डेटा का फोल्डर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि मुझे अब याद नहीं है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क ने ही बनाया था जिसके अंदर इसने हमारे मॉडल को डिफाइन कर दिया, उसको मैप किया अच्छा। हमारे डेटाबेस के साथ। ठीक है, इसमें वो पहले होती थी EDMX फाइल होती थी जिसके अंदर आप अपने सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते थे हम्म। जो डेटाबेस के टेबल्स हैं। वो अब इसके अंदर नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पहले हमारे पास होती थी, मेरे पास लकीली एक प्रोजेक्ट है ही। अम, इसमें ये क्यों स्टक हुआ, ये ये देखें, ये जो फाइल है ना, हम्म। ये जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये उनका एक तरह की, जैसे ER हमने पढ़ी थी डेटाबेस के अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क, वो एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ER डायग्राम आपने पढ़ी होगी। तो ये बेसिकली उसकी ही एक पिक्टोरियल व्यू है, लुक लाइक एन ER डायग्राम। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हाँ, एंटिटी रिलेशनशिप की। जो मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो सबसे चीज बुरी लगती थी तो उसमें लेस कंट्रोल, हम्म। कि जो अगर कहीं में भी कोई थोड़ी सी मैपिंग या डेटा टाइप का इशू हुआ तो वो आपको बहुत तंग करेगा फिर। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कि अगर कोई भी चेंजेस अगर आप डेटाबेस में कर रहे हैं तो उन चेंजेस को प्रॉपरली आप मैप करें, रिफ्रेश करें इस डायग्राम को, या जो अपना फ्रेमवर्क जो आपने जो EF का सारा मैकेनिज्म है उसे रिफ्रेश करें जाके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ है और इस पे बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो पहले ये होती थी, अब जबकि कोर के अंदर इन्होंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऐसा नहीं है मैपिंग इन EDMX तो इसमें नहीं है, बनाने को तो शायद बन जाए, लेकिन इसके अंदर मैपिंग इजी हो गई है। तो यही था। इट्स ऑल अबाउट सिंपल क्रिएटिंग वेरी बेसिक एप्लीकेशन इन .NET कोर। ठीक।
अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने डेटा की फाइल, डेटा के फोल्डर के अंदर जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है डेटाबेस की, अगर आप इसको किसी रिपॉजिटरी पे रखते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं नॉर्मली? रिकमेंडेड भी क्या है डॉट नेट का? नहीं, डेटा के फोल्डर के अंदर हमने कोई कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाई, वो हमारा उसके अंदर थी ऐप सेटिंग्स में। तो ऐप सेटिंग्स में तो अगर आप फर्ज करें प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो इसमें जाके चेंज कर लें अपने क्रेडेंशियल सारा। मेरा सवाल ये है कि फर्ज करें हमने ये रिपॉजिटरी बनाई, ये टीम एक काम कर रही है, इसको गिटहब पे रखा या कहीं पे भी रखा, तो क्या हम्म। ये एज इट इज जाएंगे? अगर हम एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ये रखना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की कनेक्शन स्ट्रिंग ये है, टेस्ट की ये है, क्यूए की वो ये। इसके अंदर कॉन्फ़िगर की जा सकती है। अगर आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ डेवलपमेंट आ रही है, और इसको अगर यानी पहले जब हम यूज करते थे वेब कॉन्फ़िग, तो वेब कॉन्फ़िग हम मल्टीपल इन एक वेब कॉन्फ़िग के अंदर हम उसको इस तरह सेटअप कर लेते थे कि जब भी हम उसको पुश किया है गिट पे या कहीं पे टीएफएस में या प्रोडक्शन पे गए हैं, तो हमारी वेब कॉन्फ़िग उस एनवायरनमेंट की रेलेवेंट वेब कॉन्फ़िग आती थी, बजाय इसके कि हम वहां जाके चेंजेस करते फिरें। वो वो उसमें बिल्कुल था, इसके अंदर भी है। ये जैसे आप देख रहे हैं ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसॉन, ये इसी का पार्ट है, इसमें आप ऐड कर लें अपना प्रोडक्शन का। ठीक है। लेकिन मेरा वो था कि क्या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए? हाँ। ठीक, सही, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे इसमें और कहाँ जाना है? मतलब आई मीन वो इसको डिप्लॉय एप्लीकेशन किया, हमारी। इसकी बिल्ड करके अच्छा, इसको डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉयमेंट इसकी काफ़ी इजी है। इसको आप यहाँ से करें, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक अपने, पब्लिश। तो हम यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं। ये अगर आपको विंडो नज़र आ रही है तो इसमें आप देखेंगे कि आप इसको एज्योर पे कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर में कर सकते हैं, अपने लोकल फोल्डर पे कर सकते हैं, डायरेक्ट आईएएस पे कर सकते हैं, इसको एफटीपी या एसएफटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या AWS पे करना हो तो क्या करें, ये GCP पे करना हो? नहीं, उसका तो फिर ये है कि आप अपने लोकल पे ले जाएं, और लोकल से फिर इसको एडब्ल्यूएस पे ले जाएं। नॉर्मली जो मैं अक्सर करता हूँ, अगर तो मेरा जैसे मेरा अपना लोकल स्टेजिंग है, तो उस पे तो मैं डायरेक्ट अपने स्टेजिंग के ऊपर कॉन्फ़िगर हम्म। कर लेता हूँ उसको। जब भी पब्लिश किया वो सीधा स्टेजिंग के ऊपर गया, ठीक। विदाउट एनी इंटरफेरेंस के मैं उसको किसी लोकल पे कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, जब प्रोडक्शन पे करना होता है तो वहीं स्टेजिंग से उठा के हम उसको प्रोडक्शन पे ले जाते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टेस्टेड। तो वो ठीक जाता है। अगर इन सम केसेस हम इसको अपने लोकल फोल्डर पे भी कर लेते हैं, लोकल फोल्डर से उठा के उसको फिर स्टेजिंग या प्रोडक्शन डायरेक्ट उस पे मैनुअली भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जैसे डेवऑप्स के अंदर सीआईसीडी पाइपलाइन बना लें, ठीक है, लेकिन उसका तरीकेकार डिफरेंट है, तो वो मैं उसमें बिल्कुल जाऊंगा ठीक नहीं। है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो तो इस, ये ऑप्शंस हैं जो गिवन है आपको फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि वो आप किसी को भी चूज कर लें अपनी जरूरत के मुताबिक, तो इस पे डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है। इसमें दो तरह की अच्छा, दो डिप्लॉयमेंट के मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट चल रही है इसके अंदर। हम्म। ठीक है। एक डॉट नेट कोर में ज़ाहिर है ये कमांड प्रॉम्प्ट चलता है, और उसके बाद ये ब्राउजर को ट्रिगर करता है। ठीक है। एक ये है, और एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट, जैसे इन बैक कपल ऑफ इयर्स अगो, या उसमें डॉट नेट जो पुरानी है वेब फॉर्म्स वाली, उसमें ऐसा जरूरत नहीं है। आप आईएएस पे कॉन्फ़िगर करें जाके, दे आर जस्ट लाइक अ वेब पेजेस के जिनको आईएएस पे आपने कॉन्फ़िगर किया और उसको वहां चला दिया। सही है। ठीक है। अच्छा, इसको तो डीबग करना हो, इस एप्लीकेशन को कोई इशू आ जाता है तो इसका IDE का डिबगर भी बहुत अच्छा होगा, हम उसको डिबग भी कर सकते बिल्कुल, ये ऑलरेडी डिबग मोड में है। हैं। ठीक है। तो अगर इसको डिबग करना है तो आईडी काफ़ी सिंपल है इस हवाले से, कि फर्ज करें कि मैं ये कंट्रोलर पे जाके, यहाँ पे जो मेरा मेन कंट्रोलर है,
डिटेल्स का या इंडेक्स का, वहां पे मैं इसको डिबग पॉइंट लगा दूं, हम्म। एंड देन आई प्रेस F5, या ये वाला बटन है, इसको आप प्रेस करें, तो ये एप्लीकेशन को डिबग मोड में ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ। अच्छा, इसके यूनिट टेस्ट अगर लिखने हो तो वो भी बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देगा? मैं करने तो चाहिए, मैंने किए नहीं वैसे। मे बी नेक्स्ट टाइम हम छोटा सा एक सेक्शन इस पे भी कर लेंगे। हम्म। अब ये देखें, मैंने उसको यूआरएल दिया, वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप इसको स्टेप इन करें, स्टेप आउट करें। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, इसके डिटेल पे अगर लगाता हूँ, अच्छा एक और जगह पे, एक पॉडकास्ट हम करेंगे जिसमें मैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की फिलॉसफी को लेकर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर चलेंगे, उसमें हम बताएंगे और टेस्ट कवरेज वगैरह को डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्ली जावास्क्रिप्ट होगी या पाइथन होगी, बट दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट विल सी अबाउट हम्म, दैट, उसको हम देखेंगे। वो बहुत ही एक पैराडाइम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोडिंग पैराडाइम है, ज़बरदस्त। अच्छा, डॉट नेट के अंदर वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन या मेथड नेमिंग कन्वेंशन क्या है, और क्लास नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन क्या है? वैसे तो कोई लिमिट नहीं है इस पे, जो मर्जी आप रख लें। हम्म। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप किस तरह कोड क्वालिटी, क्या आपने इंटरनल टीम के अंदर किस तरह मेंटेन उसको कर रहे हैं। नेमिंग कन्वेंशन, लाइक आप इसका वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, बट लेकिन कोशिश, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो उसके मीनिंगफुल नाम लिखता हूँ, ताकि डाउन द रोड उसका कुछ समझ भी आ सके। स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर, टाइटल केस, एटलीस्ट मैं तो टाइटल केस नहीं करता। लेकिन मकसद ये है कि वेरिएबल का नाम ये ऐसा हो कि जो आपको डाउन द रोड समझ आ जाए कि ये नाम इसका क्यों है, या ये इसमें किस किस्म की वैल्यू है। नहीं, मेरा अब सवाल वेरिएबल, मतलब बाय हाँ, डिफॉल्ट जो ये जनरेट करता है वो किस तरह का, मतलब टाइटल केस ही नॉर्मली होता है, राइट? अम, हाँ, इसमें टाइटल केस ही है। इसने जैसे यहाँ पे, ये इसने कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल दिया है, हम्म। ये टाइटल केस नहीं है। ठीक है, ये इसने मॉडल का दिया है, ये भी टाइटल केस नहीं है। स्टार्टिंग मेथड नेम, फ्रॉम हाँ, लो, मेथड नेम जो है वो प्रॉपर केस है, और ये हाँ, हाँ। तो जो एक जनरल प्रैक्टिस है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस की, वो फॉलो करते हैं, उसमें कोई इट्स नथिंग स्पेशल। ठीक है। वैसे भी सी शार्प जो है वो केस सेंसिटिव है। और ये आईडी, अच्छा ये आईडीई जो है, इसका एक एक खूबसूरती ये भी है कि ये एरर, जो कोड के अंदर के एरर है, वो काफी आसानी से आपको राइट अवे हम्म। पता चलते हैं। अनलाइक नोटपैड, जो आप जो मर्जी लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। ठीक, दैट्स इट। थैंक यू सो मच तौसीफ। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। डॉकर पे भी करेंगे, कंटेनराइजेशन पे करेंगे, कंटेनर मैनेजमेंट पे करेंगे, डेव इंस्टेंस वगैरह पे, टीडीडी को डिस्कस करेंगे। सो मच मोर टू कम, सो स्टे स्टे पुट, स्टे ट्यून्ड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। अगर आपको कोई फीडबैक है, अगर आप समझते हैं कि हमारे कोई इशू है या कोई आप इसमें मज़ीद कुछ किसी तरह का टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो डू कमेंट। और वी सी ईच अदर अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।